हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 4 जो कि है माहौलियाती हुस्ने इंतजाम। माहौल यानी हमारे आसपास में जो इलाका है, हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं, हमारे आसपास के चरिंद परिंद, नबातात, हैवानात, ये सारी चीजें क्या है, माहौल है, निजाम है एक। और इसका हुस्न इंतजाम मतलब इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं, इसे हम कहते हैं हुस्न इंतजाम। तो हमें अपने माहौल का हुस्न इंतजाम करने के लिए कुछ चीजों को करना पड़ेगा और कुछ चीजों से रुकना पड़ेगा, जो हम इस लेसन में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो जो बच्चे मेरे साथ में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिले। और लेसन में जो है आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के चैनल को फॉलो करना होगा, वहां पर आपको उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हम चलते हैं हमारे लेसन की तरफ जो कि है माहौलियाती हुस्ने इंतजाम। तो लेसन में हमारे सबसे पहले है माहौली निजाम। माहौली निजाम हम किसे कहते हैं? माहौल हम उसे कहते हैं जो बहुत सारे लोगों से मिलकर क्या होता है, बनता है, या जो हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है उससे मिलकर बनता है, उससे हम क्या कहते हैं, माहौल कहते हैं। तो माहौली निजाम जो है वो जानदारों और गैर जानदारों से मिलकर क्या होता है, बनता है। और इसमें दोनों ही लोग क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक गिजाई जंजीर का दौर दिखाया गया है कि जो घास फूस है वो सूरज की रोशनी को क्या करती है, अपनी गिजा के तौर पर इस्तेमाल करती है और पानी को अपनी गिजा के तौर पर इस्तेमाल करती है। उस ग्रास को जो है नागतोड़ा क्या करता है, अपनी गिजा के तौर पर इस्तेमाल करता है। उस नागतोड़े को मेंढक खाता है और मेंढक को सांप खाता है और सांप को जो है चील खाती है और चील के मरने के बाद ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, और डिकम्पोज होने के बाद ये क्या करता है, एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है, खाद के तौर पर, या जो ये घास है उस घास को उगने में क्या करता है, मदद करता है। इस वजह से ये जो सर्कल है, ये जो चक्कर है गिजाई जंजीर का, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, बहावी ताल्लुक रखता है। मतलब हर एक जो जानदार है वो दूसरे जानदार के ऊपर क्या है, डिपेंड है। अब यहाँ पर हर एक क्या कर रहा है, अपने आप को एक दूसरे के ऊपर क्या करके रखा है, डिपेंड करके रखा है। इसमें कुछ जानदार है और कुछ क्या है, गैर जानदार है। जैसे जब ये क्या हो रहा है, मर जा रहा है चील, तो वो डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज करके मिट्टी में मिल जा रहा है। वो मिट्टी क्या कर रही है, मदद कर रही है किसे, घास को उगने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को, अपनी गिजाई जंजीर को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसके बाद है हमारा माहौली निजाम। जैसा कि मैंने आपको माहौली निजाम में बताया कि जो जानदार है और गैर जानदार है, इन तमाम चीजों के अज्जा से मिलकर हमारा माहौल बनता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, दोनों का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, उनके बारे में बताने के लिए बोला है। तो गैर जानदार जिनसे हमें मिलता है तबई जुज और कीमियाई जुज। तबई जुज में हमें क्या मिलता है, हवा, पानी, बुखारात, मिट्टी, मादनियात, सूरज की रोशनी वगैरह। कीमियाई जुज में हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरे एसिड्स हो गए, वो सारी चीजें हमें क्या मिलता है, कीमियाई जुज में मिलता है। इसके अलावा ये होते हैं नामियाती अशिया, ये होते हैं गैर नामियाती अशिया। नामियाती अशिया में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। और नामियाती अशिया में प्रोटीन, निशास्ता, चर्बीदार अशिया, ये सारी चीजें क्या होती है, नामियाती अशिया होती है। अब नामियाती मतलब क्या, नामियाती मतलब ऑर्गेनिक और गैर नामियाती मतलब इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक हम उसे कहते हैं जिसमें कोई भी चीज कार्बन इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और नामियाती अशिया हम उसे कहते हैं जिसमें कार्बन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। जिसमें कार्बन या कार्बन से बनी हुई चीज रहेगी वो क्या कहलाएगी, नामियाती अशिया। और जिसमें कार्बन इन्वॉल्व नहीं रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, गैर नामियाती अशिया। तो ये गैर जानदार वाला समझ में आया पार्ट आपको। फिर इसके बाद है हमारा जानदार अज्जा। जानदार अज्जा में दो तरह के जानदार होते हैं, एक होते हैं खुद कफील, एक होते हैं गैर कफील। खुद कफील उसे कहते हैं जो अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं, और गैर कफील उसे कहते हैं जो अपनी गिजा के लिए किसी और पर क्या रहते हैं, मुनहसिर रहते हैं। तो ये गिजा साज होते हैं, गिजा साज जो अपनी खुद तैयार करते हैं। इसमें मिसाल है इसकी नबातात। जो नबातात है अक्सर क्या करते हैं, अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद गैर कफील में आते हैं हैवानात और तज्जियाकार। तज्जियाकार में अक्सर क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, और हैवानात में होते हैं सारिफ। सारिफ की 3 किस्में हैं, इब्तिदाई सारिफ, सानवी सारिफ और सलासी सारिफ। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो इब्तिदाई सारिफ, जो उससे बड़े हैवान होते हैं, ठीक है, जैसे मेंढक हो गया, सांप हो गया, वो हो गए सानवी सारिफ हो गए। फिर उसके बाद जो इनसे बड़े होते हैं जैसे बकरी, गाय, भैंस, लोमड़ी, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है, सलासी सारिफ है। इसके बाद आते हैं अपेक्स, जिसमें शेर वगैरह भी क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन बताई गई है कि जनूब भारत में जो है बहुत ज्यादा क्या की जाती है, चावल और गेहूं की काश्त की जाती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मेंढक भी
पाए जाते हैं। और अगर मेंढक पाए जाते हैं तो वहां पर सांप भी क्या होंगे, पाए जाएंगे, क्योंकि हर कोई अपनी गिजा को क्या करता है, तलाश करते रहता है, और हर कोई अपनी गिजा की तलाश में क्या करता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो सांप भी क्या करेगा, अपनी गिजा के लिए, मेंढक को खाने के लिए क्या करेगा, आसपास में हो सकता है। लेकिन अगर ये कीचड़ में मेंढक खत्म हो जाए तो क्या होगा, मेंढक अगर खत्म हो जाए तो वो क्या होगा कि वहां पे जो कीचड़ में मौजूद सांप वगैरह है वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जो फसल होगी वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ये उससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हर एक सारिफ, हर एक कंज्यूमर, हर एक जो जानदार है दूसरे जानदार के ऊपर क्या है, डिपेंड है। अगर एक जानदार की जो नौ है, जो किस्म है, वो अगर खत्म होती है तो वो दूसरे वाले को भी खत्म करने में क्या करेगी, प्रमोट करेगी, क्योंकि एक जानदार दूसरे जानदार पर क्या है, डिपेंडेंट है। इसके बाद का टॉपिक है माहौल और माहौल निजाम में ताल्लुक। माहौल जो है बेटा, माहौल जो है हमारे आसपास के अज्जा और उनसे असरअंदाज होने वाले अवामिल से मिलकर क्या होता है, बनता है। जैसे तबी, कीमियाई और हयाती अज्जा के मजमुए को मिलाकर क्या किया जाता है, माहौल बनाया जाता है। अब जो माहौल है, माहौल दो तरह का होता है, एक होता है कुदरती माहौल और एक होता है इंसान का बनाया हुआ माहौल। कुदरती माहौल जो है, कुदरती माहौल में हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, चरिंद परिंद, ये सारी चीजें जो है वो कुदरती माहौल है। लेकिन इंसानों का जो बनाया हुआ माहौल है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, कुदरती माहौल से कनेक्ट होता है। और इसी के साथ साथ हमने हयाती और गैर हयाती अज्जा के दरमियान में बाहमी फर्क के बारे में भी क्या किया है, इल्म हासिल किया है। इस इल्म को हम क्या कहते हैं, माहौलियात कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हर एक सिस्टम, हर एक जगह पर कहीं ना कहीं क्या होता है, कोई ना कोई सिस्टम होता है। मतलब अगर हम अपने आसपास में रह रहे हैं, ये हमारे आसपास में जो रहने वाले लोग हैं, इनका भी एक क्या किया जाता है, ये सिस्टम भी क्या कहलाता है, एक माहौली निजाम कहलाता है, ठीक है। हम किसी जोग्राफियाई लिहाज से किसी इलाके में जा रहे हैं तो उस लिहाज से वो जो जोग्राफियाई इलाका है, वो इलाका भी कोई ना कोई माहौली निजाम क्या करता है, रखता है। मतलब हर एक इलाका, छोटे से छोटा इलाका क्या रखता है, अपने हिसाब से एक माहौली निजाम रखता है। इसके बाद का टॉपिक है माहौलियात का तहफ्फुज। माहौल का तहफ्फुज हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले माहौल का तहफ्फुज करने की जरूरत ही क्यों है? जब कोई इंसान क्या करता है, अपनी कारकर्दगी की वजह से माहौल के जो निजाम है उस निजाम को दरहम बरहम करता है, उसको बिगाड़ देता है, खराब कर देता है, तो उससे माहौल में क्या होती है, आलूदगी होती है, परेशानी होती है, माहौल का निजाम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उससे उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माहौल का तहफ्फुज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल है, माहौल पर कौन कौन से अज्जा का असर होता है? तो माहौल पर बहुत सारे ऐसे अज्जा हैं जिनका असर होता है, जैसे आलूदगी है ना, किसी सारिफ का क्या हो जाना, कम हो जाना, किसी का ज्यादा हो जाना, या बहुत सी अलग अलग मिसालें हैं जो क्या करती है, हमारे माहौल पे इफेक्ट डालती है। दूसरा, माहौल में सारिफिन की तादाद मुसलसल बढ़ती जाए तो क्या होगा? अगर जो सारिफ है, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी अगर क्या हो जाए, इब्तिदाई हालत में या फिर सानवी हालत में या सलासी हालत में जो भी सारिफ है, उन सारिफ की हालत बार बार बढ़ती जाए और वो खत्म ना हो, तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जहां उन्हीं चीजों से भर जाएगा और उनसे क्या होगा कि जो माहौल का निजाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसके साथ दरिया के किनारे इलाकों में बड़े बड़े कारखाने बनाए जाएं तो दरिया के माहौली निजाम पर इसका क्या असर होगा? दरिया के माहौली निजाम पर असर ये होगा कि इसमें आसपास में क्या हो जाएगा कि यहाँ का जो निजाम है वो खराब हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, आलूदा हो जाएगा। पानी की आलूदगी की वजह से इसमें रहने वाली मछलियां और इसमें रहने वाले जो जानदार हैं उन पर क्या होगा, बुरा असर पड़ेगा, मुज़िर असर पड़ेगा। इस असर की वजह से अगर कोई इंसान क्या करता है, उन मछलियों का इस्तेमाल अपनी गिजा के तौर पे करता है, तो उससे उसे ना चाही बीमारियां क्या हो जाएंगी और उससे उसको बीमारियों में वो क्या हो जाएगा, मुलविस हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारे माहौल के ऊपर क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारे माहौल को क्या करें, हिफाजत में रखें, इसकी हिफाजत करें, ताकि आने वाले वक्त में ये जो हमारा माहौल है वो हमें साफ सुथरा और अच्छा दिखाई दे और इससे जो होने वाली बुराइयां हैं, जो गंदगियां हैं और जो आलूदगियां हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके बाद जो हमारा माहौल है, माहौल असरअंदाज हो रहा है दो तरीके से। एक तो है कुदरती अज्जा, इसका तो कोई तोड़ है ही नहीं, लेकिन इंसानों के जरिए भी क्या हो रही है, आलूदगी हो रही है। तो कुदरती अज्जा ऐसे हैं जो जलजला आ जाना, सैलाब आ जाना, तूफान आ जाना, आतिशफिशा का फटना, भूकंप आ जाना वगैरह वगैरह के जो है अज्जा हैं जिससे क्या होती है, इंसानों की तबाही होती है। लेकिन इससे निपटने के लिए हम इंसान प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बच सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंसान क्या करता है, अपने ही जरिए क्या करता है,
आलूदगी फैलाता है, जंगलात की कटाई करता है, बमबारी करता है, न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इंसान के बनाए हुए अज्जा से भी क्या होती है, हमारे आसपास के माहौल की आलूदगी होती है। अब कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर क्या कर दे, बम छोड़ दे, जिससे क्या हो सकता है कि वहां की जो माशी हालत है, समाजी हालत है, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी और इंसानों की जिंदगी क्या हो जाएगी, दरहम बरहम हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो इंसानों की जिंदगी के ऊपर क्या करते हैं, मुज़िर असरात डालते हैं। इनसे हमें बचने के लिए अपने आसपास का माहौल को क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखने की कोशिश करना चाहिए और हमसे जितनी भी हो सके ऐसे चीजों से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ताकि हमारा जो माहौल है वो क्या रहे, साफ सुथरा रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसानों के जरिए क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आलूदगी की जा रही है, जैसे पेड़ों की कटाई करना, शहरों में पोल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह से हमारी जिंदगी के ऊपर क्या पड़ रहे हैं, मुज़िर असरात पड़ रहे हैं और उससे हमें बहुत सारी बीमारियां भी क्या हो रही है, लाक हो रही है। तो इससे हमें बचने की क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और जो नियम्स, जो रूल्स क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट इन चीजों से बचने के लिए लगा रही है, उनको हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमें ट्रैफिक के रूल्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, हम ट्रैफिक के रूल तोड़ देते हैं। गाड़ियां जो क्या कर रही हैं, बहुत ज्यादा धुआं कर रही है या बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, उनको हमें क्या करना चाहिए, कटवा कर बेच देना चाहिए और नई गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रीन एनर्जी के जरिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, उन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि ये सारे पोल्यूशन क्या हो सके, कम हो सके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन या जो गंदगी है या आलूदगी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा तापकार आलूदगी। तापकार आलूदगी हम उसे कहते हैं जिसमें इंसानों और कुदरत दोनों के जरिए क्या किया जाए, इंसानों के ऊपर इफेक्ट पड़े या माहौल के ऊपर इफेक्ट पड़े, ऐसी आलूदगी को तापकार आलूदगी कहते हैं। जैसे आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा आलूदगी की वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें क्या हो चुके हैं, सुराख हो चुके हैं, ठीक है। उन सुराख की वजह से बालानफसी शुआएं जो है वो जमीन के ऊपर डायरेक्ट क्या कर रही है, पड़ रही है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत सारी बीमारियां हो रही है और इंसानों पर क्या पड़ रहा है, मुज़र असर पड़ रहा है, खराब असर पड़ रहा है। तो ऐसी आलूदगी को हम क्या कहते हैं, तापकार आलूदगी कहते हैं कि इंसान क्या किया, ओजोन लेयर को खराब कर दिया। अब ओजोन लेयर को खराब किया तो जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट क्या हो रही है, जमीन पे आ रही है। तो मतलब ये नेचर की तरफ से हमें उसका क्या है, उल्टा गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, अपोजिट गिफ्ट मिल रहा है और वो क्या कर रहा है, हम इंसानों के ऊपर बुरा असर डाल रहा है। तो ऐसी आलूदगी को हम क्या कहेंगे, तापकार आलूदगी कहेंगे। इसके बाद है बेटा माहौल के तहफ्फुज की जरूरत। माहौल के तहफ्फुज की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारा जो माहौल है वो क्या होते जा रहा है, बहुत आलूदा होते जा रहा है। यहाँ पर फिजाई आलूदगी, तापकारी आलूदगी है ना, हर तरह की आलूदगी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसकी रोकथाम के लिए और इससे बचने के लिए हमें माहौल की हिफाजत करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसकी हिफाजत की जाए तो कैसे, इसकी हिफाजत करने के लिए हमें कुछ कवानीन बनाना चाहिए और वो कवानीन को फॉलो करना चाहिए। और साथ साथ में जो स्कूल है या जो कॉलेजेस है, वहां पर बच्चों को छोटी एज से ही क्या करना चाहिए, माहौल के लिए, माहौल की हिफाजत के लिए बेदारी पैदा करना चाहिए, ताकि वो बच्चे जब बड़े हों तो आगे चलकर क्या करें, माहौल की हिफाजत कर सके। तो उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने कुछ कानून भी बनाए हैं, जैसे जंगलात के तहफ्फुज के लिए कानून, कि जंगलात की कटाई नहीं कर सकते हो, अगर कानूनी करना है तो उसके लिए आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ माहौल के तहफ्फुज का कानून, माहौल के तहफ्फुज के लिए कि अगर कोई फैक्ट्री डाल रहा है या कुछ काम कर रहा है तो उससे अगर आलूदगी होती है तो ये आलूदगी इसी लेवल तक के होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह के कानून बनाए हैं और ये कानून को क्या करना चाहिए, अमल पैरा भी करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शो ऑफ के लिए बहुत ऐसी गाड़ी ले लेते हैं जो बहुत ज्यादा क्या करती है, आवाज करती है। तो ये सब गाड़ियों का भी क्या करना चाहिए, जो आवाज करती है या आलूदगी करती है उनके ऊपर पाबंदी आयद करना चाहिए, जिससे हमारा माहौल क्या होगा, एक अच्छा माहौल बन सकता है। इसके साथ साथ आपको माहौल के तहफ्फुज की जरूरत, ऐसा एक सवाल आ सकता है, तो इसमें क्या क्यों जरूरत है हमें माहौल के तहफ्फुज के लिए, आलूदगी से बचाने के लिए, आलूदगी से पाक करने के लिए और साथ साथ में अच्छे माहौल के लिए। तो यहाँ पर आपको 3-4 पॉइंट ऐसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा माहौल के तहफ्फुज की हमारी समाजी जिम्मेदारी है। क्यों हमारी समाजी जिम्मेदारी है ये, हमारी समाजी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि जब से इंसान क्या हुआ है, पैदा हुआ है, तब से लेकर जब तक के वो इंतकाल नहीं करता तब तक के वो माहौल में क्या करने वाला है, रहने वाला है और माहौल का अपना क्या करने वाला है, बेनिफिट के लिए उसका इस्तेमाल करने वाला है। तो माहौल को बचाना हमारी क्या है, इसलिए समाजी जिम्मेदारी है। और माहौल को जो आलूदा कर रहा है वो आलूदा भी कौन कर रहा है, इंसान ही कर रहा है। तो इस वजह से इंसान के लिए ही क्या है, इसकी जिम्मेदारी पहली बनती है कि वो अपने आसपास का माहौल क्या करे, सुधारे और उसको आलूदगी
आलूदगी से पाक करे। अगर हम किसी जंगल वाले इलाके में जाते हैं तो वहां पर आलूदगी के नाम की अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जानवर रहते हैं और वो जानवर क्या करते हैं, अपने आप से अपने माहौल को साफ सुथरा और अच्छा रखते हैं। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए अपने माहौल को खराब कर देते हैं और गंदा कर देते हैं, जिससे बहुत सारी आलूदगी होती है और बहुत सारी बीमारियां फैलती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, अपने समाज के लिए और अपने लिए, अपने आप का और अपने अतराफ का इलाके को क्या रखें, साफ और सुथरा रखें। ये जो फोटो में दिख रहे हैं चाचा, वो चाचा का नाम है जादू मोलाई। जादू मोलाई आसाम के रहने वाले हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी में क्या आया, सैलाब आया, तो सैलाब आने की वजह से वहां के जो सांप थे वो क्या हो गए, मर गए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किए, बांस के 20 पौधे लगाए और सांप की ग्रोथ में क्या हुई, उससे हेल्प हुई। उसके साथ साथ 1979 में क्या हुआ कि शल्यकारी महकमे ने क्या किया, 200 हेक्टेयर पर शल्यकारी का मंसूबा शुरू किया। इस मंसूबे के बाद भी इन्होंने क्या किया, पेड़ लगाना बंद नहीं किया। पेड़ लगाने की जो काम था उन्होंने क्या किया, लगभग चालू रखा। उसकी वजह से इन्होंने 1360 हेक्टेयर इलाके में क्या किया, जंगल उगाया। और ये जो जंगल है आज के टाइम पर इनके ही नाम से क्या है, मशहूर है। तो कहा जाता है कि जो इंसान है मिलकर क्या करता है, जंगल खत्म करता है, लेकिन एक इंसान ने क्या किया, ठान लिया तो पूरा का पूरा जंगल इसने क्या किया, उगा दिया। तो इस तरह का जो माइंड सेटअप होता है लोगों का, उनके माइंड सेटअप को मेरा सलाम है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास का जो माहौल है, माहौल के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए मदद कर रहे हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है, माहौल का तहफ्फुज और हयाती तनु। माहौल का तहफ्फुज आपको पता है, और हयाती तनु का मतलब होता है किसी भी चीज का इर्तिका होना और उसका आगे क्या होते रहना, फैलता रहना, इसको क्या कहते हैं, हयाती तनु कहते हैं। ठीक है। अब माहौल का जो तहफ्फुज है वो तहफ्फुज करना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने आपको पहले ही बताया क्यों हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंसान ही क्या कर रहा है, कचरा कर रहा है, आलूदा कर रहा है, तो साफ कौन करेगा, इंसान ही करेगा ना। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए यह है कि हम अपने माहौल को क्या रखें, साफ सुथरा रखें और अच्छा रखें। अगर हम देखें तो हमारे जो दुनिया है, दुनिया में अलग अलग तरह के जानदार पाए जाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, हयाती तनु कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है जिन्याती तनु। जिन्याती तनु हम किसे कहते हैं, एक ही जमात के जानदारों में पाए जाने वाली तनु को जिन्याती तनु कहते हैं। ठीक है। मसलन हर इंसान दूसरे से क्या है, किसी कदर मुख्तलिफ होता है। पैदाइश के अमल में हिस्सा लेने वाले जानदार में ये जीनी तनु कम हो तो धीरे धीरे इस जमात को खत्म होने का खतरा पैदा होता है। मतलब कि ये बताया गया है कि जिन्याती तनु में अगर हम देखें तो हर एक जिन्याती तनु में एक दूसरे में क्या होती है, कुछ तो मुताबियत और कुछ क्या पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है। अगर वो हर एक इंसान दूसरे से पैदाइश में हिस्सा लेने वाले जानदारों में जिन्याती तनु क्या होता जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाए, तो आने वाले टाइम में वो जेनेटिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे सांप के अंदर था, उसने क्या किया था, चलना बंद किया था, तो चलना बंद करने की वजह से आने वाले जो दिगर उसकी नस्लें थी वो क्या हो गई, रेंगने लगी। तो इसी को हम कहते हैं जेनेटिक तनु, के उसमें क्या होगा, धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ऐसे तनु को हम क्या कहते हैं, जिन्याती तनु कहते हैं। इसके बाद है ग्रोही तनु, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी, ग्रोही तनु क्या होता है कि हमारे माहौल में अलग अलग तरह के जानदार पाए जाते हैं। ये जानदार का एक ग्रुप होता है, जैसे इंसान एक ग्रुप है, जानवर एक ग्रुप है, परिंदे एक ग्रुप है, प्लांट एक ग्रुप है, वैसे ही हर एक का क्या पाया जाता है, अलग अलग ग्रुप पाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोही तनु कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है माहौली निजाम में तनु, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अगर हम देखें तो हमारे निजाम में, हमारे माहौली निजाम में अलग अलग तरह की जो है नस्लें पाई जाती हैं, और ये नस्लें जो है अलग अलग मस्कन में होती हैं, अलग अलग इलाके में, अलग अलग एरिया के हिसाब से क्या होती है, बटी होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत से अलग अलग जानदार पाए जाते हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं वहां पर वो जानदार नहीं पाए जाते हैं। तो इससे माहौल में क्या होता है, तनु पाया जाता है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि जो अंगूर है वो नासिक में क्या होता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन अगर हम यही यूपी, बिहार, एमपी में जाएं तो ये चीज वहां पर नहीं पाई जाती है। तो ये किस वजह से हो रहा है, माहौली निजाम में तनु की वजह से पाया जाता है। स्ट्रेट ग्रुप, देवराई। देवराई मकामात ऐसे मकामात होते हैं जो खुदा के नाम पे, भगवान के नाम पर क्या किए जाते हैं, बताए जाते हैं कि ये जो जंगल है, ये जंगल जो है इन भगवान के बेसिस पर क्या है, ये जंगल को माना जाता है। तो उन जंगल की जो देखभाल है वो गवर्नमेंट नहीं करती है, बल्कि यहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। और इससे क्या होती है कि उन जंगलात की तहफ्फुज बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे जंगलात को या ऐसे इलाके को हम क्या कहते हैं, देवराई कहते हैं। इसके बाद है
कुछ अलामतें दिखाई गई हैं, इन अलामतें क्या जाहिर करती हैं इसे हमें बताना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी आता है। जैसे कचड़े को क्या करना, कचड़ेदान में डालना, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करना, रिसाइकल करना और पानी की बचत करना, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको क्या की गई हैं, बताई गई हैं। क्वेश्चन आंसर में आपको ये चीजें आएंगी, तो उसको क्या कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। 3 मार्क्स के लिए आपको सवाल ये आता है। हमने देखा कि गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे लॉज ऐसे बनाए हैं जिससे क्या किया जा सके, माहौल का तहफ्फुज किया जा सके, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग मिलकर आपस में क्या करते हैं, कमेटी बनाते हैं, और वो कमेटी के जरिए क्या किया जाता है, हमारे आसपास के माहौल की हिफाजत की जाती है, जिसमें यहाँ पर कुछ अदारे बताए गए हैं, उनके काम बताए गए हैं। एक बार इसको क्या कर लेना, पढ़ लेना। इसके बाद है माहौल में मेरा क्या किरदार, निगहदश्त करना, दस्तयाब वसाइल को संभालना, हिफाजत करना, मतलब जो चीजें हैं उनकी हिफाजत करना, पाबंदी यानी जो चीजें क्या हो रही हैं, खराब हो रही है, उनको बचाने की कोशिश करना, उसके ऊपर पाबंदी आयद करना। तशहीर मतलब किस तरह से हम लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं, तालीम के जरिए रहनुमाई करके, बेदारी करके, पैम्पलेट वगैरह के जरिए, अलग अलग जरिए से हम क्या कर सकते हैं, लोगों की तशहीर कर सकते हैं कि इस चीज को हम इस तरह से बचा सकते हैं। इसके साथ उसको पैदा करना, मतलब जो चीजें खत्म हो रही है उसकी पैदाइश में क्या करना, हेल्प करना, जैसे प्लांट लगाना और उस प्लांट को क्या करना, आगे महफूज रखना, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे माहौल को हिफाजत में ला सकते हैं। इसके अलावा जो चीजें नुकसान हो रही है उसको रोकना, नुकसानदा अमल को रोकना और ज़हनियत को, लोगों का जो माइंड सेटअप है उसको बदलना, ये सारी चीजें हमारा काम है। हमारे काम के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे माहौल की हिफाजत कर सकते हैं। इसके बाद है हयाती तनु के हिसास इलाके। अगर हम देखें तो दुनिया में 34 मकामात के अंदराज हयाती तनु के हिसास इलाके के तौर पर किया गया है। अगर हम पहले देखें, पहले के टाइम में तो 15.7% हिस्से पर ये इलाके क्या थे, महफूज थे, जहां पर अलग अलग तरह के नबातात और हैवानात पाए जाते थे। हिसास इलाके ऐसे इलाके हैं जहां पर कुदरती दौलत क्या थी, मालामाल थी, मतलब नबातात और हैवानात बहुत ज्यादा वहां पर पाए जाते थे, अलग अलग किस्म के। लेकिन अभी वो खत्म होकर क्या हो गया है, 2.3% ही हिस्से पर क्या रह गया है, बचा रह गया। अगर हम भारत की बात करें तो 135 किस्म के हैवानात यहाँ पर है, तकरीबन 85 अक़साम शुमाली मशरिकी रियासतों के जंगलात में पाई जाती है, और मगरबी घाट के इलाके में 1500 से ज्यादा किस्में इसकी क्या होती है, मिलती है। मतलब हमारे मगरबी घाट में जो है 1500 से ज्यादा किस्में नबातात की, मतलब प्लांट्स की हमें क्या है, मिलती रहती है। और दुनिया के अगर कुल नबातात की हम बात करें तो तकरीबन 50,000 तरह के नबातात दुनिया में क्या है, पाए जाते हैं। लेकिन ये इलाके हिसास होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो इनकी देख रेख करना भी हमारी क्या है, अवलीन जिम्मेदारी है, ताकि आने वाले टाइम में नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये सारी चीजें बची हुई रहे। जैसे चिड़िया वगैरह है वो भी क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो इनको भी बचाना हमारा क्या है, अवलीन जिम्मेदारी है। खतरे से 2-4 नस्लें, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज, ऐसी नस्लें जो क्या हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, ऐसी नस्लों को हम कहते हैं खतरे से 2-4 नस्लें। जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है कि मसलन क्या है, लाइन टेल्ड बंदर वगैरह, ठीक है, ये जो लाइन टेल्ड बंदर होते हैं ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, मतलब ये क्या है, खतरे से 2-4 नस्लें हैं। इसके बाद है नादिर नस्लें, रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज उसे कहेंगे, ऐसे नस्लों को कहेंगे जो बहुत कम बची हुई हैं और क्या हो चुकी हैं, मतलब बहुत कम बची हुई हैं और खत्म हो रही हैं, मतलब स्टार्ट हो गया उनका खत्म होना। और हिसास नस्लें ऐसी नस्लें हैं जो खत्म होना शुरू हो चुकी हैं और इसमें बहुत कम अब क्या है, बची हुई है। तो नादिर नस्लें की जो एग्जाम्पल है वो रेड पांडा है, और हिसास नस्लों की जो एग्जाम्पल है वो क्या है, प्रिप्टे वाले टाइगर और गेर के शेर बब्बर। ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और इसमें क्या है कि ये अभी बहुत कम बचे हुए हैं और ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये हिसास नस्लें जो है वो क्या हो चुकी हैं, खत्म होना शुरू हो चुकी हैं, अब इसमें बहुत कम ही क्या है, बचे हुए हैं। ठीक है, तो नादिर नस्लें, हिसास नस्लें समझ में आ रहा है। गैर मुतय्यन नस्लें, ऐसी नस्लें जिनको अपनी आदतों की वजह से या अपने बिहेवियर की वजह से क्या हो रहा है, खतरा महसूस हो रहा है, ऐसी नस्लों को हम कहते हैं गैर मुतय्यन नस्लें। ऐसी नस्लों के बारे में किसी भी किस्म की खुसूसी और ठोस मालूमात हासिल नहीं है। इसका एग्जाम्पल है, इसका मिसाल के तौर पर है शेकर वो गिलहरी। ठीक है, तो ये समझ में आया, खतरे से 2-4 नस्लें, ऐसी नस्लें जो क्या हो रही हैं, खतरे में है, आने वाले टाइम में खत्म हो सकती है। नादिर नस्लें, ऐसी नस्लें जो क्या हो रही हैं, धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और हिसास नस्लें जो क्या हो चुकी हैं, आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी हैं और आगे भी क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। और गैर मुतय्यन नस्लें ऐसे नस्लें हैं जो अपने बिहेवियर की वजह से या अपने किसी काम की वजह से क्या हो रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। ऐसी नस्लों को हम गैर मुतय्यन नस्लें कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। आई होप बेटा आपको ये लेसन समझ में आया होगा। कोशिश किया हो मैंने जितना भी इजी हो सके उस इजी वे में समझाने की, और ये आसान लेसन है, इसमें इतना कुछ हार्ड है नहीं। बस आपको वो जो तीनों जीनियाती तनु था उसको अच्छे से याद करना है, लास्ट में जो नादिर नस्लें हैं उसको अच्छे से याद करना है, और
हम माहौल की तहफ्फुज़ कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको याद करना है। बस आप इतना 3-4 टॉपिक याद कर लेते हैं तो ये लेसन आपको बहुत आसानी से क्या हो जाने वाला है, लर्न हो जाने वाला है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मिलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट लेसन में, जो कि हमारा लेसन रहेगा सब्ज़ तवानाई के बारे में। तो जो बच्चे मेरे साथ में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।